वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज तपस में आपका स्वागत है। टुडे इज 8 ऑफ सितंबर 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का न्यूज़पेपर। सो लेट अस स्टार्ट। और पहला न्यूज देखते हैं कि क्या है आज का। तो पहला न्यूज ये है फ्रेंड्स कि दिल्ली में टर्न वेन्यू। अब ये ऑलरेडी मैंने ब्लैक सी इनिशिएटिव पढ़ा दिया है आप लोग को, फिर भी मैं हल्का सा इसके बारे में दो चार लाइन और बता देता हूं। तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में टर्न वेन्यू फॉर डायलॉग ऑन रिवाइविंग द ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव्स। अब हुआ क्या था कि जब रशिया वर्सेस यूक्रेन हुआ तो जितने भी फूड ग्रेन्स थे जो रशिया से या फिर यूक्रेन से ब्लैक सी के रूट से एक्सपोर्ट होते थे उसको रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि यूक्रेन के जो पोर्ट थे उसके ऊपर रशिया लगातार बॉम्बार्डिंग करता रहा। तो ऐसे में जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो ग्रेन्स पहुंचने चाहिए थे, फूड ग्रेन्स पहुंचने चाहिए थे, वो रुक गया। तो ऐसे सिचुएशंस में यूनाइटेड नेशन प्लस टर्की ये दोनों आगे आए और रसिया को समझाया कि भाई ऐसा मत कर, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना? अगर फूड नहीं है मार्केट में तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखते हुए रशिया ने 2022 में एक एग्रीमेंट साइन किया, एक इनिशिएटिव साइन हुआ यूएन और टर्की के द्वारा, जिसमें यूक्रेन को भी शामिल किया गया और रशिया को भी। तो उसको वो कहते हैं कि ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव्स। समझ रहे हो? सो ब्लैक एक टाइप का ब्लैक सी से होते हुए जो ग्रेन को भेजा जाए और ऐसे समय पे जब दो कंट्री के बीच में वॉर चल रहा हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो देखते हैं क्या है। तो ये न्यूज में अभी है क्या? ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा चुके हैं, तो फिर न्यूज में क्यों है? तो अब सबको पता है कि G20 की मीटिंग है और होस्ट कंट्री कौन है? भाई अपन है इंडिया। सो इंडिया में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। G20 के बारे में ऑलरेडी मैंने बार बार डिस्कस कर दिया कि 19 कंट्रीज प्लस एक ईयू। इसके बारे में भी न्यूज पढ़ेंगे, कैसे अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए, उसके ऊपर आज के पेपर में है, तो हम बात करेंगे उसके ऊपर में भी। लेकिन सबसे पहले ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव। तो जब G20 की समिट हो रही है तो साइड बाय साइड क्या कर रहे हैं कि जैसे G20 की मीटिंग होती है तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे डेलीगेशंस आते हैं। तो उसमें यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल्स हैं, एंटोनियो गुटरेस, वो भी आए हुए हैं। तो एंटोनियो साहब क्या कह रहे हैं कि हम यहां पे मीटिंग कर लेंगे ब्लैक सी को लेके, ब्लैक सी इनिशिएटिव्स को लेके। तो उसके लिए ये बात हो रही है। समझ रहे हो? सो द डील दैट फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन फ्रॉम रशिया एंड यूक्रेन लैप्स्ड इन जुलाई। अब ये हुआ क्या? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जुलाई 2022 में रशिया ने हां भर दिया कि चलो ठीक है, नहीं बम गिराते। कहां पे? यूक्रेन के पोर्ट पे। और तुम ब्लैक सी से, मैप में बताता हूं मैं अभी, ब्लैक सी से होते हुए अपना एक्सपोर्ट कर सकते हो ग्रेन्स का। लेकिन एक साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर्स, रशिया बोला अब नहीं भाई, बहुत हो गया। वेस्ट को जो हमने शर्त दिए थे, वेस्ट मतलब अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, उसको जो हमने शर्त दिए थे, यूएन ने जो कहा था, यूएन के साथ जब बात हुई थी तब हमने आपको कहा था कि वेस्ट को बोलो कि जो भी शर्त हुए होंगे वेस्ट के साथ कि आप हमारे जो भी फाइनेंशियल
जो भी सैंक्शंस लगाए हैं उसको रिस्टोर करो या व्हाटसोएवर जो भी हुआ होगा, उसकी बात नहीं कर रहा है पेपर, तो हवा में नहीं बताऊंगा कुछ तुम्हें। तो जो भी वेस्ट के साथ जो भी सैंक्शंस वेस्ट ने लगाया है रशिया के ऊपर उसको हटाओ, तो फिर मैं वापस इसको, ये इनिशिएटिव को फिर से रिन्यू कर दूंगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो रशिया ने उसको इससे विड्रॉ कर लिया। तो करेंटली क्या पोजीशन है वो समझाता हूं। अब आ जाओ ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव पे। पीटी में तुमसे ये पूछेगा, ये याद रखना। सो क्या है ये? सो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव एक टाइप का इनिशिएटिव है जो अलाउ करता है कमर्शियल फूड्स एंड फर्टिलाइजर्स को, इंक्लूडिंग अमोनिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम 3 की यूक्रेनियन पोर्ट्स इन द ब्लैक सी। अब ये ओडेसा, ये याद रख लेना, पोर्ट कहां पे है, इसका पोजीशंस कहां पे, इसकी ज्योग्राफिकल एरिया है वो याद रखना। चोर्नोमॉस, ये दूसरा पोर्ट हो गया, पहला पोर्ट ओडिशा, दूसरा पोर्ट चोर्नोमॉर्स्क, और तीसरा यूजनी, या उसको पिपडेनी की भी कहते हैं, इसको पिपडेनी। तो ये 3 पोर्ट हो गए। और ये तीनों पोर्ट किसके हैं? ये तीनों पोर्ट यूक्रेन के हैं, और ये ब्लैक सी के से सटे हुए हैं, लगे हुए हैं, और यहां से एक्सपोर्ट होती है। तो ये इनिशिएटिव एक टाइप का एग्रीमेंट था, रशिया, यूक्रेन, यूनाइटेड नेशन एंड टर्की, इन चारों कंट्री के साथ एक टाइप का ये था कि आप इसको जाने दो, यहां से एक्सपोर्ट होने दो। फिर ऐसे तो होने नहीं देंगे, कोई तो कमिटी होगी जो चेक करेगा कि पता चला सारे पोर्ट से भेजना स्टार्ट किए वॉर के समय में, और रसिया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। अगर किसी भी कंट्री के साथ वॉर है तो वहां की इकोनॉमी को तोड़ दो, अगर वहां की इकोनॉमी को तोड़ दोगे तो वो घुटने पे आ जाएंगे। तो रसिया ये समझता था। रसिया ने बोला कि अगर इसको एक्सपोर्ट करने देंगे तो इसके पास फाइनेंस पैसे आते रहेंगे, तो ऐसा तो करने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी कुछ लोग उसमें, इसीलिए इसको यूएन ब्रोकर्ड डील कहते हैं। तो ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर बना एक जेसीसी, और इसमें चारों कंट्री मेंबर होंगे, 3 कंट्री प्लस एक यूनाइटेड नेशन। तो ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर इज होस्टेड इन इस्तांबुल, इस्तांबुल में इसकी होस्ट हुआ, और इंक्लूड्स किया रसिया, टर्की, यूक्रेन एंड द यूनाइटेड नेशन। एंड यूएन एक्ट एज ए सेक्रेटरीट फॉर द सेंटर, और जेसीसी का सेंटर कहां हुआ? यूनाइटेड, यूएन एक्ट करेगा, यूएन इसको एक्ट करेगा सेक्रेटरीट की तरह। फिर क्या हुआ? यूक्रेनियन वेसल्स गाइड कार्गो शिप्स इनटू इंटरनेशनल वाटर ऑफ ब्लैक सी, अवॉइडिंग माइंड एरिया। द वेसल्स देन प्रोसीड टुवर्ड्स इस्तांबुल, इस्तांबुल के along with agreed maritime humanitarian corridors। एक कॉरिडोर बना ह्यूमैनिटेरियन टाइप का, कि यहां से आपको ह्यूमैनिटी के ग्राउंड को देखते हुए यहां से ग्रीन का वो है शिप जो होगा वो पास किया जा सकता है। So ship heading to and from the Ukrainian ports are inspected। तो जेसीसी का काम समझ में आया तुम्हें को, कि जेसीसी का काम ये हो गया कि वो पोर्ट से जितनी भी वेसल्स निकलेंगे उसको इंस्पेक्ट करेगी, उसको देखेगी, वो लोग पास करेंगे, चारों मेंबर्स वहां पे रहेंगे, चारों कंट्रीज के 3 कंट्रीज और एक यूएन के मेंबर्स रहेंगे, और उसको जांच करेगी, फिर बोलेगी ठीक है ये जिसको भेजा जा रहा है इसका क्या पर्पस क्या है, वो देखते हुए ये चारों उसको अटेस्ट करेंगे, तब वहां से जो होगा वो वहां के वेसल्स जो भी होंगे शिप्स वहां से निकलेंगी उस पोर्ट से। इन अप्रैल 2022 द सेक्रेटरी जनरल मेट विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की टू प्रपोज द प्लान। ये अप्रैल में हुआ था, प्लान प्रपोज किया गया था, और जुलाई के आसपास, जुलाई 2022 के आसपास ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो मुझे नहीं लगता ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव में किसी को भी सिंगल% का डाउट होगा। तो इसमें यूएन का बहुत बड़ा रोल है, और अगर सही समय पे सही जगह पे फूड नहीं पहुंचता है, और मैं इतना डीप में जाता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं ये बता दूं कि उससे फूड इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, और इसका इंपैक्ट केवल एक कंट्री के ऊपर नहीं होता है, इंटरनेशनली होता है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि इंडिया में भी फूड इन्फ्लेशन है, थोड़ी बहुत फूड इन्फ्लेशन इंडिया में भी है। तो जब भी तुमको आंसर राइटिंग में आए
तो इंडिया के बारे में भी एक ग्राउंड ये लिखना कि बिकॉज द वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, द फूड फ्रॉम यूक्रेन हैज नॉट प्रॉपरली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ यूक्रेन टू अदर प्लेस, सो वहां पे क्राइसिस क्रिएट हुआ और दैट इज द रीजन फूड जो है वो महंगा हुआ। समझ रहे हो, लिख लोगे इतना। सो ये तुमको एक रीजन, तुमको ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को तुमको ये समझना था और ये इसको याद कर लो, ये टॉप हॉट टॉपिक है एक टाइप का, लगातार पेपर लिख रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ और, तो ये तुमको, तो ये न्यूज हो गया, ये डायनेमिक हो गया। तो स्टैटिक समझते हैं क्या है। अब ये देखो, ये तुम्हारा हो गया टर्की, ये जो पूरा ये इस्तांबुल है और ये हो गया पूरा टर्की, ये हो गया यूक्रेन, ये हो गया रसिया, तो और ये तुम्हारा होगा ब्लैक सी, और एक इसमें है यूनाइटेड नेशन। ये 4 लोग हैं, प्लेयर्स हैं। जब भी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ो तो उसमें देखो कौन कौन प्लेयर्स हैं और कौन कितना प्लेयर, फर्स्ट राउंड कौन खेलेगा, क्रिकेट आता है ना वैसे समझो बिल्कुल। फिर ये यूक्रेन के कुछ पोर्ट्स हैं, जो पोर्ट्स मैं तुमको बता रहा था कि ओडेसा, सदर्न सदर्न पार्ट ऑफ, तुम देखो साउथ ऑफ यूक्रेन जो है पोर्ट है ये यूजने और चोर्नोमॉर्क्स। तो ये 3 पोर्ट है यहां से। और एक डेटा तो ऐसा लिखता है कि 20% एक्सपोर्ट जो होता है ना ग्रीन का, वो तो केवल एक ओडिशा पोर्ट से होता है। तो ये ओडिशा पोर्ट जो है, उसको उड़ीसा मत समझ लेना इंडिया का, वो ओडिशा पोर्ट है ये और यूक्रेन का है। यहां से 20% ऑफ ग्रेन जो है यहां से एक्सपोर्ट करता है यूक्रेन। अगर इस पे बम्बार्डिंग होने लगी ना तो फिर डेंजरस है यूक्रेन के लिए। तो इसके लिए एक डील साइन किया गया था। तो मैप देख लिए, मैप के पोजीशन देख लो कहां पे क्या है। फिर नेक्स्ट दूसरा मैप देखो, ये इनको देखो, इनको समझो। जानते हो एंटोनियो, और ये टर्की के साहब हैं, रेसिप तैयब करके होंगे, एर्डोगन। सो ये हो गए, और ये दोनों थे प्लस जेलेंस्की प्लस पुतिन, ये मिला के साइन किए थे। सो 22 जुलाई 2022 को, और 1 साल के बाद खत्म कर दिया, विड्रॉ कर लिया रसिया ने। दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है, और इससे ज्यादा पढ़ोगे तो फिर टाइम पास हो गया। फिर अब देखो, तुम थोड़ा सा पोजीशन देख लो, ज्योग्राफिकल पोजीशन देखो मैप में, मैप खोलो और देखो, ये हो गया ब्लैक सी। और अब ये पता करो कि ब्लैक सी को कौन कौन सी कंट्री टच करती है। तो पहला देखो रोमानिया, दूसरा बुल्गारिया, तीसरा टर्की। टर्की का इंटरेस्ट था भाई, तभी तो गया था टर्की। चौथा जॉर्जिया, पांचवा रसिया, छठवां यूक्रेन। सो ब्लैक सी जो है शेयर बाउंड्री विथ हाउ मेनी कंट्री, 6 कंट्रीज। इसको याद रखना, और ये तुमको पीटी में पूछेंगे ही पूछेंगे, 6 कंट्री नहीं पूछेंगे। हो सकता है कि स्टेट पीसीएस में हाउ मेनी कंट्री टच या शेयर बाउंड्री विथ ब्लैक सी ये पूछ सकता है, लेकिन तुमको यूपीएससी में तुमसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो ब्लैक सी को टच नहीं करता, और सबका नाम दे देगा, सर्बिया लिख देगा, फिर मैसेडोनिया लिख देगा, ग्रीस लिख देगा, कुछ ऐसा लिख देगा, और बाकी 5 कंट्री 4 कंट्री तुमको देगा कि रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की। तो उसमें से कौन सी कंट्री है जो नहीं टच करता है, नॉर्थ पे ज्यादा, नॉर्थ से बहुत ज्यादा प्यार है यूपीएससी को, तो याद रखना। तो पता चला कि बुल्गारिया मत मार के आ जाना, बुल्गारिया टच करता है। तो जो नहीं टच करता है नॉट, उसको आंसर मारना है अगर नॉट पूछे तो 6 कंट्री जो है वो ब्लैक सी को टच करता है, शेयर करता है बाउंड्री। आगे बढ़े। सो मैप देख लेना एक बार। अब एक और मैप देखो, ये ब्लैक सी हो गया। थोड़ा सा मैं ये चाह रहा था कि यहां ये बता दूं कि सी ऑफ अजोब जो है और सी ऑफ मरमरा जो है, इसमें अंतर है।
बच्चे लोग जो भी कंफ्यूज होते हैं ना, वो यहां पे हैं। तो ब्लैक सी तो तुमको सेंटर में हो गया, ये तुम्हारा ब्लैक सी हो गया। ब्लैक सी, ये तुम्हारा ब्लैक सी हो गया। 6 कंट्री को टच करता है, सबको पता चल गया, अब कोई डाउट नहीं है। अब ये कहता है कि सी ऑफ अजोब जो है वो रसिया और यूक्रेन के साथ है। और क्रीमिया पे तो पता ही है, रसिया ने क्रीमिया को जीत लिया है, तो क्रीमिया भी रसिया का पार्ट है। सो सी ऑफ अजोब जब बोले तो ब्लैक सी के नदन पोर्शन में है, सी ऑफ अजोब। तो वहां पे कोई बुल्गारिया बुल्गारिया टर्की वड़की का कोई रोल नहीं है। लेकिन सी ऑफ मरमरा जब बोले तो यहां पे टर्की का पास है, ये याद रखना, ये टर्की के पास। और फिर बॉस्फोरस स्ट्रेट अगर पूछे तो ये भी टर्की के साथ लगा हुआ है। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सी ऑफ अजूब नीचे है कि सी ऑफ मरमरा नीचे है। ऑफ कोर्स सी ऑफ मरमरा जो है वो टर्की के साथ है, तो टर्की के पास है, इसका मतलब ब्लैक सी के नीचे है। ये दो बताने के लिए, फिर उसके बाद कुछ चीजें जो लगातार न्यूज में, दोनबास सुना होगा, यूक्रेन का पार्ट है, ये एरिया कहां है, कभी कभी पूछ लेता है। कीव यूक्रेन का है, फिर दोस्तक, ये भी न्यूज में था लगातार जब लड़ाई थी, लुहांस्क, ये सब जो एरिया है वो यूक्रेन का है। यूक्रेन रसिया वॉर जब पढ़ोगे अच्छे से तो उसमें तुमको ये सब एरिया मिलेंगे। और ये सब एरिया नहीं अगर तुम मैप पे देख पा रहे, इसका मतलब तुमने मैप अच्छे से देखा ही नहीं है। तुमको दोनबास नहीं पता है, दोस्तक नहीं पता है, लुहांस्क नहीं पता है, कीव नहीं पता है। कीव इसकी यूक्रेन की राजधानी है, कैपिटल है। ये याद रखना। तो रसिया और ये लगे, फिर सी ऑफ अजोब ऊपर, सी ऑफ मरमरा नीचे, बोस्फोरस स्ट्रेट जो है वो भी नीचे। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैप क्वेश्चन, कि तुम ब्लैक इनिशिएटिव को किस तरीके से मैप में ड्रॉ कर पा रहे हो। तो तुमने स्टैटिक भी पढ़ लिया और तुमने डायनेमिक तो तुमको मैंने बढ़ा ही दिया। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यस, सो अफ्रीकन यूनियन टू ज्वाइन G20 एज शेरपाज रीच टू ए डील। अब G20 को बार बार रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। पूरा G20 पे जो साइन होंगे 9 तारीख को, 10 तारीख को, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि G20 से पूरे वर्ल्ड ने क्या पाया। इस G20 के समिट के बाद किस टाइप का इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, कौन कौन से एरिया में, चाहे अभी जैसे कल मोदी जी ने लिखा था कि क्लाइमेट रिलेटेड एरिया में साइन करना है, या फिर इकोलॉजी में हो, या फिर वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना हो। कैसे चेंज होता है, अफ्रीकन यूनियन को ऐड करोगे तो 55 कंट्री ऐड होंगी डायरेक्टली, तो डेफिनेटली उनके स्टेक आएंगे ना G20 में उनके स्टेक आएंगे, उसका वॉइस आएगा तो उनकी बातें सुनी जाएगी। दैट मीन्स जो ग्लोबल साउथ है वो स्ट्रांग होगा। ग्लोबल साउथ से याद करो वो लेक्चर जब मैं ग्लोबल साउथ के बारे में बताया था, और ग्लोबल साउथ में कहा था कि ग्लोबल साउथ इज नॉट अबाउट दी ज्योग्राफिकल लोकेशंस, इट अबाउट कि कौन कितना डेवलप्ड है, कौन डेवलपिंग कंट्री है। तो ग्लोबल नॉर्थ इज ऑलवेज डेवलप्ड कंट्री, ग्लोबल साउथ इज द कंट्री विच आर डेवलपिंग राइट नाउ, जैसे इंडिया, चाइना, ये सब कंट्री। सो ग्लोबल साउथ की जो वॉइस होगी वो स्ट्रांग होगी अगर मैं अफ्रीकन यूनियन को, हम लोग उसमें एंट्री देते हैं। तो जब भी अफ्रीकन यूनियन की एंट्री हो रही थी तो उसमें रसिया और चाइना, इन्होंने इसको सपोर्ट किया कि हाँ भाई इनका स्टेक तो होना चाहिए। इतनी सारी कंट्रियां हैं, इतनी सारी इनके पॉपुलेशन हैं, इतने सारे हर्डल से अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वो गुजर रहे हैं, और उनकी वॉइस सुनना तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रसिया और चाइना ने सपोर्ट किया इंडिया के इनिशिएटिव को कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में शामिल किया जाए। तो इसी के ऊपर ये डिस्कशन है। अब ये डिस्कशन है कि अफ्रीकन यूनियन अगर शामिल होगा तो G20 रहेगा कि G21 बन जाएगा। तो तुम सबको पता है कि पहले बन जाने दो फिर उसका नाम रखेंगे। तो आगे आगे अपन कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। G20 को अगर G21 कह देगा तो हम G21 कह देंगे, हमें क्या है, हमें तो पढ़ना है। G21 होगा कि नहीं, क्या होगा, तो 3 दिन की बात है, वेट करते हैं, हो जान दो। नेक्स्ट, सनातन धर्म को लेके स्टालिन की जो आवाज है उसको लेके है कि सनातन धर्म के
आप ऊपर क्या है वो मैं लगातार बताते आ रहा हूं, और उसमें ज्यादा वो पॉलिटिकल हो गया है तो उसमें डिस्कस नहीं करूंगा मैं। मोदी प्रेजेंट 12 पॉइंट प्रपोज, ये मैंने एशियान को लेकर कल के पेपर में बता दिया है पूरा, कि एशियान 1967 में पहले 5 कंट्री थी, बाद में 5 कंट्री और आ गई, 10 कंट्री हो गई, उसमें 8 कंट्री और जोड़ दोगे तो ईएस बन जाता है। तो ये सब चीजें हैं, वो सब फिर हमें जो पढ़ना है कि इंडिया और एशियान का क्या है। तो इंडिया और एशियान का रिलेशन कैसा है और कौन सी चीजों में हमको एग्रीमेंट करने की जरूरत है और कहां पे हमें वर्क करने की जरूरत है। तो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज सेड दैट कि हमको इस चीजों में काम करना है। कैसे, कौन कौन सी चीजों में? पहले तो ये कहते हैं कि एक रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। अभी जब भी ऐसी बातें करें कि रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, वर्ल्ड ऑर्डर, तो उसको तुम किस तरीके से, पॉलिटिकल साइंस वाले इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, लेकिन एज ए जनरल स्टडीज तुम उसको क्या समझते हो? एक वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा होना चाहिए जहां पे हर बंदे का एक स्टेक हो और हर बंदे का अपना एक वॉइस हो। तुम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की उठा के परमानेंट मेंबर देख लेना, पिछले 40 साल से कौन है उस परमानेंट मेंबर में, और कितने लोग ने वहां पे एप्लीकेशन लगाया है और कितने को एक्सेप्ट किया गया है। तो वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा होना चाहिए एक की रूल बेस हो, कोई रूल हो। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। अनक्लॉज पढ़ा होगा तुम लोग ने, तो अनक्लॉज जो है वो सी ऑफ लॉज जो होते हैं ना, उसको ऊपर ध्यान रखता है कि सी जो लॉ, सी से रिलेटेड जो लॉज बने हैं उसको फॉलो किया जाए। तो अनक्लॉज का कोई जजमेंट आया, समझ रहे हो, अनक्लॉज यूपीएससी में पूछ चुका है एक बार प्री में, याद रखना। तो एक बार जजमेंट आया किसी को, बोला कि चाइना जो है वो एग्रेसिव है, ऐसे ज्यादा वो हो जा रहा है, एक बार इसको मैं ऐसे समझाता हूं। सो क्या कह रहा था, यस, सो अनक्लॉज ने एक जजमेंट पास किया और कहा कि चाइना जो है साउथ चाइना सी में, जब मैं साउथ चाइना सी लिखूं तो दिमाग में मैप छप जाना चाहिए कि कहां की बात कर रहा हूं। वही एरिया जहां पे फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और चाइना में झगड़ा चल रहा है, स्पार्टी आइलैंड, याद करो वो सब चीजें। तो बोल रहे कि साउथ चाइना सी में चाइना का जो बिहेवियर है वो एग्रेसिव है, या फिर डोमिनेंट है, काफी डोमिनेंस टाइप का है बिहेवियर, और इनके अगेंस्ट में कोई फेवर सुनाया, इनके अगेंस्ट में कोई जजमेंट सुनाया, सॉरी, चाइना ने उसको बोला कि मैं नहीं मानता, समझ रहे हो, नहीं मानता जजमेंट, doesn't respect the judgment of UNCLOS. So अनक्लॉज का काम था एक रूल क्रिएट करना, कहां पे, सी में, समंदर में। भाई समंदर में कोई चलेगा तो समंदर में का भी कुछ कानून होनी चाहिए ना, टेरिटोरियल वाटर, इंटरनेशनल वाटर, इंटरनेशनल लॉ में पढ़ाते हैं, तो कितने नॉटिकल माइल के बाद किसका हो जाएगा, सब अगर नहीं पढ़ा हो तो बता दूंगा किसी दिन। तो सी का भी जो अपना रूल है, तो अनक्लॉज के जजमेंट को फॉलो नहीं किया चाइना ने, और जो कंप्लेन किया था, मान लो इंडोनेशिया ने कंप्लेन किया, फिलीपींस ने, उसकी बातें नहीं सुनी गई। तो रूल को तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो इनडायरेक्टली जब भी रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए तो उसका मतलब होता है केवल चाइना की बात नहीं हो रही है, किसी अदर जगह पे कोई और भी कंट्री ऐसी होगी जो फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे रसिया इंडिया का क्लोज फ्रेंड है, लेकिन मान लो कि यूनाइटेड नेशन उस पर कोई सैंक्शन लगा रहा है, उसको फॉलो नहीं कर रहा है वो, तो रूल बेस्ड ऑर्डर थोड़े है। जब अपने ही मन का सब करोगे तो रूल कहां का। सो आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज सेड दैट कि एशियान में कि एक पोस्ट कोविड के बाद एक रूल बेस्ड ऑर्डर क्रिएट होना चाहिए, रूल बेस्ड पोस्ट कोविड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होना चाहिए। एशियन इंडिया समिट में इसकी बात हुई है, आप ये आंसर राइटिंग में लिख सकते हो अच्छे से। फिर बोलते क्या क्या करेंगे हम इससे, इस मीटिंग में क्या हुआ, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेंगे एशियन के साथ,
एशियन पार्टनर जो भी हैं 10 कंट्री उनके साथ। और क्या करेंगे, टेरर फाइनेंसिंग के बारे में बात करेंगे, साइबर डिस इंफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, ग्लोबल साउथ की बातें सुनेंगे। फिर इस ये सब टाइप की चीजें को हम इनके साथ में फिर अनक्लॉस भी लिख दिया है, देखो यहां पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी। तो ये इंडिया एशियन समिट है, इसको याद रखना। और अभी जस्ट 1-2 दिन पहले कंप्लीट हुई है, अपन मोदी जी 2 दिन के लिए गए, वापस आ गए। तो एशियन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सब समझाया है। तो आप अगर आपको नए हैं इस चैनल पे तो जाके प्लीज वहां देखें। नेक्स्ट, ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव बता दिया, ये भी आपको बता दिया। ये क्या है, यस, तो G20 को लेके है कि कहां पे कैसे कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा, कंट्रोल जोन बनाया जाएगा, फिर रेगुलेटरी जोन, फिर वो कि कहां से कौन कैसे पास होंगे, सिक्योरिटी पर्पज से है। यस, अब ये तुमको इंटरेस्टिंग न्यूज एक बताता हूं, यूपीएससी में कितना इंपॉर्टेंट है वो तुम डिसाइड कर लेना। लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्या है, जो आईआईटी मंडी है उनके डायरेक्टर ने कहा है कि नॉनवेज मत खाओ भाई, नॉनवेज मत खाओ, उसकी वजह से लैंडस्लाइड आता है। और दूसरे आईआईटी जो है उसको काउंटर कर रहा है, बोलता है ये क्या बात हो गई, कैसी बातें कर रहे हो। और ये फेमस है आईआईटी मंडी के जो ये डायरेक्टर्स हैं, उससे पहले भी एक जजमेंट इस टाइप का वो स्टेटमेंट पास किया था कि मैं किसी के घर में, अपने दोस्त के घर में जाके इविल स्पिरिट्स को भगा देता हूं। तो है भाई, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, बच्चों, यही बोलूंगा। जितने भी आपको अंधविश्वास वाली चीजें हैं उससे बचना चाहिए। यस, फिर ये उदय निधि के बारे में फिर से वही सनातन धर्म। आज उनको डी राजा जो है, वो भी टी राजा जो भी है, उन्होंने भी बोला है कि जो सनातन धर्म है वो एचआईवी की तरह है, आपको बचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अब केस भी चला गया, आपको ऐसे स्टेटमेंट से बचो जिससे लार्जर प्रोस्पेक्टिव में सोसाइटी का हानि हो रही है, उसके लिए नुकसान हो रहा है। आपको ऐसे स्टेटमेंट से, आप खासकर जब आप पब्लिक ऑफिसर्स हो और जब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हो, आप एमपी एमएलए हो, तो आपको ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। काफी मतलब दुखद है ये, इस टाइप की चीजें। नेक्स्ट, एक और देखो, हरियाणा में इलेक्शन है, पता है ना। जिस जिस स्टेट में इलेक्शन होता है मैं लिखता रहता हूं और उसके डिटेल में बात नहीं करता। हरियाणा में इलेक्शन होने वाला है, तो हरियाणा में किसी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। न्यूज कहां से निकालना होता है वो देखना। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने एक क्वेश्चन पूछा चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा से, और उन्होंने बोला कि उस क्वेश्चन का जवाब दिया कि चांद पे भेज दूंगा, चंद्रयान 4 में लूनर मिशन जो है उसमें तुम्हें भेज दूंगा। सो ऐसे स्टेटमेंट से इन्हें भी बचना चाहिए। फिर बिहार सरकार ने बोला कि टीचर्स को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मत लगाओ, टीचर का काम पढ़ना होता है। तो एग्जैक्ट सही बात है। आप डॉक्यूमेंट चेकिंग में और एग्जाम में, मान लो बीपीएससी का एग्जाम है, उसमें आपको ने उसको टीचर को वो लगा दिया ड्यूटी, तो स्कूल में कॉलेज में पढ़ाई कैसी होगी, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। यस, जो अपने काम की चीजें हैं वो उस पर आते हैं। सो ईएसजी पता है, इको सेंसिटिव जोन होता है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है उसमें कुछ लोगों ने क्या किया, उसमें कॉटेज बना लिए, 33 कॉटेज वहां पे। और तुमको पता है बांदीपुर में अच्छा खासा एलिफेंट है, एलिफेंट कॉरिडोर भी है। तो बांदीपुर नेशनल पार्क एक बार देख लेना आप लोग, कहां पे है और कौन कौन से को, और सेंचुरी देख लेना वहां का जो भी है। तो क्वेश्चन ये है कि परमिशन कैसे मिला कि आप इको सेंसिटिव जोन में अगर आप वहां पे कॉटेज बना लेते हो और एलिफेंट कॉरिडोर वहां से गुजर रहा है, तो ये तो डिफरेंट चीजें हैं भाई। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट में केस चली गई और फिर कोर्ट ने उसको, अलग अलग कोर्ट ने उसको, ऐसा हाई कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट, जो भी गए, कि सामने वाला कह रहे थे कि अब रहने दो, हमको परमिशन मिल गया, तहसीलदार से मिल गया। ठीक है, तो ऐसा बोलते कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। यहां से क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज इको सेंसिटिव जोन, फर्स्ट। दूसरा, बांदीपुर नेशनल पार्क। तीसरा, एलिफेंट कॉरिडोर।
और मेंस में तुमको तो ये आ ही जाएगा। तो हम देखेंगे पहला कि इको सेंसिटिव जोन है क्या। तो चलो देखते हैं। सो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002 से 2016 वाला जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ मोफेक, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आती है, स्टिपुलेट करती है कि दैट स्टेट गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर लैंड falling within 10 kilometer of boundaries of national park and wildlife sanctuary as eco-fragile zones या eco-sensitive zones under the EPA Act 1986। सो 10 किलोमीटर के अंदर में, मान लो ये नेशनल पार्क है, इसके 10 किलोमीटर के अंदर में जो भी रहेगा ये वाला एरिया, ये इको सेंसिटिव जोन है। और ये कहां से इसको मिला इको सेंसिटिव जोन? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से। While the 10 किलोमीटर रूल इज इंप्लीमेंटेड एज ए जनरल प्रिंसिपल, इन जनरल तो हाँ नॉर्मली 10 किलोमीटर है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इको सेंसिटिव जोन है, सेंसिटिव कॉरिडोर वहां से पास हुआ है, तो ये 10 किलोमीटर ज्यादा भी हो सकता है। तो एरिया बियॉन्ड 10 किलोमीटर कैन ऑल्सो बी नोटिफाइड ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एज ESZ इफ होल्ड लार्जर इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस। अगर उसका इंपोर्टेंस ज्यादा है तो 10 किलोमीटर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वही 10 किलोमीटर होगा, 10 से 12 किलोमीटर भी हो सकता है, अगर सेंसिटिव कॉरिडोर या सेंसिटिव जोन उसकी ज्यादा उसको वहां पे है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट इको सेंसिटिव जोन। नाउ विच टाइप ऑफ एक्टिविटी इज परमिटेड अराउंड ESZ, अपने को वो समझना है, क्योंकि वहां पे उन्होंने कॉटेज बनाया है तो समझना तो पड़ेगा कि कॉटेज अलाउड था कि नहीं था। सो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज देखो कौन कौन सी चीजें मना है। कॉमर्शियल माइनिंग नहीं कर सकते तुम वहां पे, सॉ मिल्स नहीं कर सकते, इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्री जो पॉल्यूशन कर रहा है एयर वाटर सॉइल नॉइज का, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एंड कॉमर्शियल यूज ऑफ वुड्स, तो लकड़ी का कॉमर्शलाइजेशन। सो ये चीजें तुम यहां पे प्रोहिबिटेड है। कहां पे? इको सेंसिटिव जोन्स। फिर कुछ चीजें, ये तो पूरे प्योर प्रोहिबिटेड है, कुछ चीजें जो है वो रेगुलेट करे हैं, मतलब वहां पे कुछ परमिशन है रेगुलेशन के थ्रू। फिलिंग्स ऑफ ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिसोर्ट्स। सो ये होटल एंड रिसोर्ट्स के अंदर में वो कॉटेज आना चाहिए। अब इसको परमिशन मिला था कि नहीं मिला था वो देखने की बात है, और वो कोर्ट के अंदर में डिसाइड होती है। कॉमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर्स, इरिगेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स, drastic change of agriculture systems, adaptation of heavy technology, pesticide, etc., and widening of roads. Widening of roads is also comes under regulated activities. If the government of India or the state government wants widening of roads in eco-sensitive zones, that means वो कर सकता है। याद रखना, ये अगर पीटी में पूछ ले घुमा के तो ऐसा मत कर देना कि इको सेंसिटिव जोन है तो वहां पे रोड चौड़ीकरण नहीं हो सकती है। रोड का वहां पे विस्तार हो सकता है, वाइडनिंग ऑफ रोड्स हो सकता है। ये रेगुलेटेड एक्टिविटीज के अंदर में आता है। और रेगुलेशंस कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो अगर वहां उनके रेगुलेशंस में लिख दिया जाता है कि यस बना सकते हैं तो बना सकते हैं, दैट्स इट। परमिटेड एक्टिविटीज कौन कौन से परमिट है? ऑन गोइंग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेज, अगर वहां पे कोई खेती, ऐसी खेती जो एग्रीकल्चर हो, कृषि से रिलेटेड हो, या फिर हॉर्टिकल्चर हो, तो इसकी प्रैक्टिस हो सकती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो तुम वहां पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई चीज एक्टिविटी है तो परमिटेड है, और एडेप्टेशन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी काम होगा तो ये है। सो मेरे को नहीं लगता कि इससे डिटेल में कोई पढ़ाया होगा इको सेंसिटिव जोन तुमको। सो आप इसको इको सेंसिटिव जोन को अच्छे से पढ़ना, ये इन्वायरमेंट का पार्ट है। और कितने लोग को पता है कि यूपीएससी में कम से कम नहीं कुछ तो 25 से 30 क्वेश्चन जो है इन्वायरमेंट्स के या उससे, उसके जो एलाइड चीजें हैं उससे रिलेटेड होता है, क्योंकि आईएफएस का पेपर भी साथ में ही होता है। तो इस पे तुम इको सेंसिटिव जोन पे थोड़ा सा स्पेशल फोकस करना। हाथी कॉरिडोर में कॉटेज बना दे रहे हो भाई, तो है तो इंटरेस्टिंग न्यूज है और दुखद भी साथ में। नेक्स्ट, अभी लैंग्वेज डिसअपियर हो रहा है तो उसके बारे में राइटर लिखना चाह रहे हैं।
तो मैंने इसको कवर करने, G20 वाला तो ऑलरेडी डिस्कशन है, बहुत बार तो मैंने नहीं लिया है। एशियान को लेके ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब ये मैं बता देता हूं एशियान को लेके पहले कि एशियान का जो नेक्स्ट मीटिंग था 2026 वाला समिट्स, वो होना था कहां पे? म्यांमार में। और म्यांमार में जो आर्मी है 2021 से डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार, उसको उखाड़ फेंका, उसको हटा दिया। और आर्मी यहां पे क्या करे, जो आर्मी वहां पे, आर्मी को वहां जोंटा बोलते हैं, जो भी बोलो प्रोनाउंसिएट कर लेना। आई नेवर बॉदर अबाउट प्रोनाउंसिएशन की मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? तो आप उसको जोंटा बोलो या जोंटा। तो ये आर्मी के लोग हैं, तो इन्होंने कैप्चर किया म्यांमार को और वो अपना वहां पे शासन चला रहा है। और बीच में कुछ दिन लगातार पेपर अगर तुमने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि हाँ, अगले 6 महीने के बाद 6 मंथ लेटर इलेक्शन होगा। कहां पे? म्यांमार में फिर से। लेकिन ये फिर से मुकर जा रहा है, बोलता नहीं नहीं किसी कारणवश नहीं हो पाएगा, अब अगले 6 महीने बाद होगा। तो तुम अपने प्रॉमिस से बार बार भाग रहे हो और तुम चाहते ही नहीं हो कि एक डेमोक्रेसी, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो। कहां पे? म्यांमार में। सो जब तुम्हारे पास डेमोक्रेसी ही नहीं है तो तुम सबमिट कैसे कराओगे? और ऊपर से एशियान वाले कंट्री जो है, उन्होंने उनको उनके जो 5 एजेंडाज थे जो उन्होंने उनको लिख के दिया था, 5 पॉइंट कंसेंसस था, 5 पॉइंट लिख के दिया होगा कि तुमको ये सब चीजें करनी है म्यांमार में वापस से डेमोक्रेसी को लाने के लिए। उस समय तुमने हाँ ही भर दी कि हाँ करेंगे, और फिर बाद में तुमने किया नहीं। तो एशियान के जितने भी कंट्रीज थे वो इससे काफी डिसएग्री हुए इनकी इस बातों से, और से दैट कि तुमने कंसेंसस जो बना था उसको वायलेट किया, मतलब यू आर वायलेटिंग द कंसेंसस ऑफ दैट टाइम। इफ यू आर नॉट एग्री दैट टाइम, तो यू फ्रेंकली तुम कह सकते थे कि यार हमारे देश की जो स्थिति है म्यांमार की, वो ऐसी है नहीं कि हम 1 या 2 साल या 5 साल के अंदर में डेमोक्रेसी वापस से रिस्टोर कर सके। तो तुमने एशियान को तुम तो कह दिए कि यस हम बहुत जल्दी एस्टैब्लिश कर देंगे, लेकिन तुमने किया नहीं। और तुम कह रहे हो कि मैं अगले एशियान की जो समिट होने वाली है वो म्यांमार को दे दूं 2026 वाली, तो वो उनको नहीं मिली और ये चली गई फिलीपींस को। तो 2026 की जो समिट होगी, छोटे छोटे फैक्ट सब बता दे रहा हूं मैं एक एक। फिलीपींस को मैच करके देखना, सारे छोटे कवर्स जितने भी फैक्ट्स हैं जो द हिंदू कवर करता है वो मैं कवर करवा देता हूं यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से। सो 2026 की बातें हो रही है चेयरमैनशिप की, और फिलीपींस विल टेक ओवर। सो ये न्यूज में था, तो उसको याद रखना। यस, तो लैंग्वेज वाली बातें कर रहा था मैं। सो लैंग्वेज वाले को डिसेबलिंग लैंग्वेज, बैलेंसिंग वॉइसेस। सो पग पग पे कल्चर, लैंग्वेज चेंज हुए इंडिया में। ऐसा कहा जाता है कि हर 2-3 माइल के बाद लैंग्वेज, क्यूजीन, फोक, सॉन्ग, बहुत सारी चीजें चेंज होती है, डायलेक्ट्स सब चेंज होते जाते हैं। तो इसमें से बहुत सारे जो है, जो लैंग्वेज जो है वो एक्सटिंक्ट हो गया है, उसको बचाने की जरूरत है। सेव लैंग्वेज। तो राइटर इसके बारे में लिखते हैं, फिर लिखते हैं कि एन एस्टिमेटेड 7,000 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज आर स्पोकन एज ए मदर टंग अक्रॉस। 7,000 से ज्यादा जो है मदर टंग है वर्ल्ड में, बट दीज लैंग्वेज आर श्रिंकिंग रैपिडली, और ये बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। एन इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल मॉडल है इसके ऊपर, कुछ मैथमेटिकल मॉडल की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। और ये कह रहे हैं कि 40% ऑफ लैंग्वेज विल बी लेस देन, 40% जो लैंग्वेज है वो 35,000 से कम लोग बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्ट, ऑल फैक्ट अबाउट लैंग्वेज। देखते हैं और कुछ कहते हैं, तो कुछ ऐसे के लिए तुम्हारे लिए दे देता हूं कि लैंग्वेज इज नॉट ओनली द व्हीकल्स फॉर कम्युनिकेशन टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड इमोशंस। लैंग्वेज वो नहीं है जो एक टाइप का एक वो व्हीकल नहीं है जो केवल तुम्हारी कम्युनिकेशन में यूज होती है, अपने आइडियाज या इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, कि मेरा ये, हमारी सोच ये है, हमारा इमोशन ये है, लैंग्वेज यही करते हैं ना हम। बट इट ऑल्सो कैरीज कल्चरल वैल्यूज,
एक टाइप का एक कल्चरली वैल्यूज है लैंग्वेज के साथ। हर लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज ऐसे जिसका खुद का अपना डायलेक्ट्स है, वो खुद ही अपने कल्चरली कितनी पुरानी कल्चर से कुछ जगह पे बोला जाता है, और कहां से निकला है, वो कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज से निकला है, उसके बहुत सारे कल्चरल वैल्यूज है। कोई लैंग्वेज खड़ी लैंग्वेज है, कोई मीठी लैंग्वेज है, तो बहुत सारे हैं। तो कल्चरल वैल्यूज से जुड़ा है, साथ में इंडिजीनियस नॉलेज भी देता है। बहुत सारे तुम देखोगे कि हिमालय के ऊपर तुम जाओगे तो बहुत सारी चीजें जो है, जड़ी बूटियां जो है, वो अलग अलग संस्कृत में लिखा हुआ है, कोई अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसको अभी तक डायसेपन नहीं किया गया, उसको मतलब उसको इंटरप्रेट नहीं किया गया। सो धीरे धीरे अगर ऐसी लैंग्वेज, अगर हम लोग धीरे धीरे कम, अपनी जो मदर टंग्स है, मातृ लैंग्वेज है, अगर उसको हम बोलना कम कर देंगे तो वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। राइटर का ये चिंता है। द एक्सटेंशन ऑफ लैंग्वेज विल ओनली रिजल्ट इन सिंकिंग कल्चरल डाइवर्सिटी। और जैसे ही तुम्हारी लैंग्वेज खत्म हो जाएगी, जिस दिन तुम्हारी मदर लैंग्वेज, मदर टंग, उस दिन तुम्हारा कल्चर जो है धीरे धीरे श्रिंक करने लगेगा, एंड इंक्रीज इन कल्चर होमोजेनियस एंड कल्चरली होमोजेनाइजेशन हो जाएगा। एक ही टाइप का कल्चर जो है पूरी जगह पे पाया जाएगा, कि हम इंग्लिश बोलते हैं तो सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, तो डाइवर्सिटी कहां हो गई, खत्म हो गई डाइवर्सिटी। तो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज का एक्सटिंक्शन जो है, डाइवर्सिटी को, कल्चरली डाइवर्सिटी को रिड्यूस करता है। यहां से एक इन्फेरेंस ये निकलता है। नेक्स्ट, फिर कुछ डेटा है यूनेस्को का, कितना रेलिवेंट है तुम देख लो। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट पब्लिश बाय यूनेस्को इन 2018, 42 लैंग्वेज, 42 लैंग्वेज आर हेडिंग टुवर्ड्स एक्सटेंशन इन इंडिया। 42 लैंग्वेज इंडिया में गायब होने वाले, खत्म होने वाले, आर हेडिंग टुवर्ड्स है, खत्म हो जाएंगे। दीज वेयर स्पोकन बाय लेस देन, और ये लैंग्वेज 10,000 लोगों से कम बोले जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, जो यूनेस्को का नॉर्म्स है, अगर कोई 10,000 लोगों से कम पोटेंशियली अगर कम बोलते हैं तो वो पोटेंशियली इंडेंजर्ड लैंग्वेज है। मोस्ट डाइंग लैंग्वेज आर फ्रॉम द इंडिजिनियस ट्राइबल, और ये ट्राइबल लोगों के लैंग्वेज हैं। क्यों? क्योंकि ट्राइबल के लैंग्वेज को हम समझ ही नहीं पाते, उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाते, कोई ट्राइबल लिटरेचर की ओर पढ़ना ही नहीं चाहता। अगर तुम पढ़ोगे नहीं, कम्युनिकेट नहीं करोगे, तुम उनकी भाषा नहीं समझोगे, उनकी लैंग्वेज को समझोगे नहीं, रेस्पेक्ट नहीं करोगे, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ये इसमें मोस्टली ट्राइबल लैंग्वेज ही हैं जो खत्म होने वाले हैं। फिर ये वही वाला फ्लोरा और फोना की बात कर रहे हैं कि तुम सोचो कि तुम्हारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है, बायोडाइवर्सिटी, तो तुम कहते हो ना कि ये इंडेंजर्ड लिस्ट में है, इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड जर्ड लिस्ट में है, फिर ये वल्नरेबल लिस्ट में है, तो वैसे लैंग्वेज के साथ भी तो है, तो उसके लेके ये बोल रहे हैं। फिर कुछ दिन, अब कैसे बचा सकते हैं, तो उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करो, उसका ट्रांसलेशन करो, उनको स्कॉलरशिप दो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसके बेस पे तुम लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हो, तो उसको लेके राइटर कहना चाह रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। नेक्स्ट, अब ये इंटरेस्टिंग है आज का। सो आज का सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है, सियोल इन द इंडो पैसिफिक। तो देखते हैं, तो कैंप डेविड समिट, ये याद रखना, अगस्त में हुआ था यूएसए में। सो इसमें क्या हुआ था, इसमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान और यूएसए तीनों एक साथ आए थे, और न्यू बिगिनिंग द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अमंग द 3 ट्रेडिशनल एलाइज। और ये तीनों ट्रेडिशनल एलाइज हैं, ये एक साथ आए थे। कौन कौन? अगर तुमको पूछे कि कैंप डेविड समिट में कौन कौन थे, तो साउथ कोरिया, प्लस जापान प्लस यूनाइटेड स्टेट, ये तीन जो थे वो कैंप डेविड समिट में थे। और ये तीनों को क्या कह रहे हैं, ये दीज आर ट्रेडिशनल एलाइज। सो ये तीनों मिले। अब क्या बोल रहे हैं कि इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरियन, दैट इज साउथ कोरिया का 50 साल होने वाले डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। तो राइटर यहां से ये निकालने चाह रहे हैं कि जो जैकब साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि साउथ कोरिया कितना इंपोर्टेंट है
इंडिया के लिए, और क्यों ना यहां पे 2+2 वाला जो रूल है, जहां पे डिफेंस मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर दोनों कंट्री के बैठते हैं, वो साइन किया जाए। और ये कैंप डेविड समिट की वजह से इंडिया और साउथ कोरिया कितना पास आ गए हैं, तो ये समझने की जरूरत है। तो उसको लिए एक टाइप का, तो अलोंग द जापान एंड यूएस आरओके हैज द पोटेंशियल टू इमर्ज एज ए की पीस इन, और कैसे, इंडिया तो है ही, इंडिया इंडो पैसिफिक में अपना हमेशा स्टेक दिखाता है, बाकी जितनी भी छोटी कंट्री है उसको संभालने की कोशिश करता है, अगर हीट हो रहा है तो उसको बचाने की कोशिश करता है, किसी को दबाया जाता है तो उसके साथ खड़े होने की कोशिश करता है। लेकिन तुम जब भी साउथ कोरिया को देखोगे ना, इलेक्ट्रॉनिकली काफी डेवलप्ड है ये, जब साउथ कोरिया को देखोगे ना तो वो चाइना को लेके बहुत असर्टिव नहीं रहा है हमेशा, चाइना को लेके ज्यादा असर्टिव रहा नहीं, उसके अगेंस्ट में बहुत कम बोला है, और उसके रीजन है अपने, क्योंकि 20% जो एक्सपोर्ट होता है साउथ कोरिया का वो चाइना जाता है, समझ रहे हो। तो साउथ कोरिया हमेशा से नपी तुली हुआ बैलेंस्ड अप्रोच रखता था कमेंट करने के लिए चाइना के अगेंस्ट में, लेकिन पुराना साउथ कोरिया अब कुछ थोड़ा सा उसमें उन्हें फॉरेन पॉलिसी में चेंज किया, और वो जो है वो चाइना को लेके असर्टिव है, अगर चाइना गलत करेगी तो चाइना के बारे में बोलता है वो। तो एक चीज तुम ये ध्यान में रखना कि जो ओल्ड सियोल था वो अब ओल्ड नहीं रहा, वो अब चाइना को लेके असर्टिव है, कहां पे, इंडो पैसिफिक रीजन में। इफ चाइना ये असर्ट करता है, डोमिनेंस दिखाता है, एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है इंडो चाइना इंडा साउथ चाइना सी में, तो सियोल जो है वो अब भले ही उसके 20% एक्सपोर्ट है चाइना के साथ, लेकिन वो अमेरिकन व्यू बोलना स्टार्ट किया है। और अमेरिकन व्यूज मतलब क्या होता है कि जो इंडो पैसिफिक हो वो ट्रांसपेरेंट हो, सबके लिए हो, कि उस पर किसी एक कंट्री का अधिकार ना हो, ये जो व्यूज हैं वो अमेरिकन के व्यूज हैं। तो ये देखते हैं, तो इसको लेके कैंप डेविड समिट को लेके थोड़ा सा न्यूज में अगर आया तो पूछे तो तुमको ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि कैंप डेविड मीट से सिग्निफिकेंस से इंडिया को क्या मिला है, और इससे कैसे इंडिया इसका सही यूटिलाइज कर सकता है, सही तरीके से इस समिट्स का यहां से कुछ लेके जा सकता है। जैसे रीजन बताता हूं, पहला ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन द रीजन हैज बीन साउथ कोरिया जापान यूएस ट्राइलेटरल मीटिंग इन यूएस टू कैंप डेविड समिट लास्ट मंथ। फॉर वन, सियोल टोक्यो का रिलेशन कभी भी अच्छा नहीं था, पुराने अब वर्ल्ड वॉर 2 याद करोगे ना, तो जो साउथ कोरिया टोक्यो का रिलेशन जो था वो बहुत खराब हो गया था। इन दोनों की वजह से, अभी अमेरिका की वजह से इनके रिलेशन थोड़े से सुधरे हैं, और ये एक टेबल पे आके बात करने को रेडी है। तो दैट मीन्स अगर, और जापान जो है इंडिया का बहुत अच्छा रिलेशन है, तो अगर जापान के साथ इंडिया का अच्छा रिलेशन है और सियोल और टोक्यो का अच्छा रिलेशन है, तो बाय डिफॉल्ट इंडिया और सियोल का रिलेशन भी धीरे धीरे जो है वो एक लेवल ऊपर जाएगा, दैट मीन्स उसका डेप्थ बढ़ेगा। सेकेंड, बहुत सारे ऐसी सिक्योरिटी हैं जो बने हुए हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए, या फिर उसको किसी और चीजों के लिए, रीजनल सिक्योरिटी के लिए, उसमें बहुत सारे कंट्री जैसे जैसे ओकूस तुमको पता होगा, उसमें यूएस है, यूके है और ऑस्ट्रेलिया है। फिर तुम उसमें देखोगे क्वाड हो गया, इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया यूएस है। और एक तीसरी चीजें हैं जिसको चिप 4 अलायंस बोलते हैं। चिप 4 वो कंट्रीज हैं जहां का जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स, जो जहां के इलेक्ट्रॉनिक्स में उनके कमांड बहुत अच्छे हैं, जैसे यूएस हो गया, जापान हो गया, ताइवान हो गया और साउथ कोरिया हो गया। तो साउथ कोरिया में भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में उसका काफी अच्छा उसका पकड़ है। तो ये चिप 4 कंट्री है, चिप 4 अलायंस, यूएस जापान। तो यूएस के साथ तो इंडिया का अच्छा संबंध है, जापान के साथ भी है, ताइवान के साथ भी हम अच्छा डील कर रहे हैं। साउथ कोरिया भी अगर अच्छा हमारे साथ रिलेशन हो जाए तो मेक इन इंडिया का जो सपना है इंडिया का वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि बिना चिप के तुम
इतनी बड़ी जो सोच है तुम्हारी उसको तुम प्लेटफॉर्म पे उतार नहीं सकते। तो उसके लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स चिप की जरूरत पड़ेगी। और इसी साथ में तुम क्या करोगे, तुम डाइवर्सिफाई कर दोगे। तुम अपने बास्केट को बढ़ा रहे हो धीरे धीरे, एक कंट्री पे डिपेंडेंस नहीं रख रहे हो। अगर तुम ताइवान पे टोटल डिपेंड हो जाओगे या किसी और कंट्री पे, तो अगर उसका वॉर किसी के साथ होता है, ऐसी चीजें देखा गया है जियोपॉलिटिक्स में अभी फिलहाल, तो आप अपनी एनर्जी को या तो अपनी जो भी आपकी जो परचेजिंग है उसको डाइवर्सिफाई करके रखो अपने बास्केट को। तो इंडिया ये चाहती है कि चिप 4 अलायंस के साथ अच्छा डील हो। तो वो भी एक इस टाइप का, अगर इंडिया अगर अगर जापान और साउथ कोरिया का रिलेशन अच्छा रहेगा तो इंडिया और साउथ कोरिया का रिलेशन भी अच्छा होगा और चिप में भी मदद मिलेगी। तो ये एक राइटर इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, द समिट हैज पोटेंशियल टू साउथ कोरिया ऑन न्यू स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन इन द इंडो पैसिफिक विद इंप्रूव रिलेशन विद टोक्यो, मोर सिनर्जी विद अमेरिकन व्यू ऑफ चाइना। ये तुम्हें मैंने समझा दिया कि पहले वाला साउथ कोरिया तुम भूल जाओ कि चाइना अगर वहां पे इंडो पैसिफिक रीजन में स्ट्रॉन्ग इंगेजमेंट दिखाएगा तो वो छोड़ देगा। अब वो असर्टिव रहेगा और किसके टाइप, अमेरिकन व्यू के साइड जाएगा। क्योंकि अब क्वाड, ओकूस, चिप 4, फिर इंडिया के साथ क्वाड में अगर वो आ गया, पांचवा कंट्री होगा, तो डेफिनेटली इंडो पैसिफिक पे ऊपर उसका व्यू आएगा और वो व्यू जो क्वाड की कंट्री होगी उसके साथ मैच करना चाहिए। थर्ड, दिस ऑल्सो मार्क्स ए स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन सियोल ट्रेडिशनल अप्रोच, नॉट ए फंडिंग चाइना एट एनी कॉस्ट। यही वाली चीज समझ रहा था, किसी भी कीमत पे मैं चाइना को नहीं छेड़ूंगा। लेकिन अब तुम बोल रहे हो कि नहीं, हम वो शर्मीले नहीं रहे भाई, हम भी छेड़ेंगे अगर तुम इस जगह पे आओगे तो। और रीजन वही है, 20% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट जो है वो चाइना के साथ इनका है। फोर्थ, देर इज टूडे कीन डिजायर टू आर की। अब ये देखो, क्वाड ग्रुपिंग में आना है तो क्वाड की जो आइडियोलॉजी है उसको समझना पड़ेगा। सियोल हैज वांटेड इट फॉर सम टाइम। सियोल कह रहा है कि मेरे को थोड़ा टाइम दो कि मैं क्वाड में आऊंगा कि नहीं, बट इट वाज अनश्योर वेदर टोक्यो वुड सपोर्ट। और टोक्यो इसको करेगा कि नहीं, क्योंकि टोक्यो और सियोल में के रिलेशंस पहले खराब थे। लिंगरिंग बिटरनेस फ्रॉम हिस्टोरिकल मेमोरी। और क्या जापान अपनी हिस्टोरिकल मेमोरीज से ऊपर उठ के आएगा और सियोल को क्वाड प्लस में मेंबर बनाएगा कि नहीं, तो वो ध्यान रखने वाली चीज है। तो कैंप डेविड समिट से ये भी समझने को चीज मिली। और फाइनली, जो नया फॉरेन पॉलिसी है किसका, यूनसुक का, जो सियोल के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि साउथ कोरिया को ग्लोबल पाइवेटल स्टेट बनाना है। हमें किसी की सुन के ऐसा नहीं रखना कि हमारे वो पे हमारी टेरिटोरियल जमीन भी चली गई, सब भी चला गया, लैंड भी चला गया, टेरिटोरियल सी भी चला गया और हम शांत रहेंगे। तो वो कुछ फॉरेन पॉलिसी सोच के आए होंगे, तो उनको अपना फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना है। सो ये 5 रीजन है, सियोल, टोक्यो, क्वाड, अकूस, चिप 4 कंट्री को एक साथ देखने का और इससे इंडिया को सीखने का। और इंडिया और आरओके, दैट इज रिपब्लिक ऑफ कोरिया का जो है वो 50 साल हो गया डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए। अब इससे जो भी है वो इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन या डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन निकालते हैं राइटर, ठीक है। तो वो मैंने आपको वो बता ही दिया है कि इंडिया, सियोल कैन बी इंपोर्टेंट रीजनल पार्टनर एट टाइम व्हेन इंडिया इज क्लोजर टू यूएस। यूएसए के हम पास रहेंगे और यूएसए का ये सियोल के साथ अच्छा रिलेशन है, तो डेफिनेटली हम इनको इनके साथ रहेंगे। कुल मिला के राइटर ये बोल रहे हैं। और चाइनीज का जो इंटेंशन है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उनकी जो भी अच्छाई है, बुराई है, वो जो भी कहना चाह रहे राइटर वो दिखाएंगे। और क्या, तो क्या करना चाहिए हमें, ये तो हो गया कि हमको ये सब चीजें होंगी, इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए डिफेंस में डील। और डिफेंस में डील हम कैसे करते हैं, 2+2 करते हैं। सबको पता है कि एक अपने साइड से डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, उनके साइड से डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर। फिर ये बोल रहे कि हमने कितने लोगों के साथ 2+2 एग्रीमेंट साइन कर रखा है, जो फॉर्मेट डायलॉग्स हैं वो साइन कर रखा है। तो सबको पता है कि क्वाड में जो कंट्री होंगी उनके साथ तो किया ही होगा। तो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों क्वाड में है और हम चौथा इंडिया है। तो ये तीनों के साथ 2+2 डायलॉग है। एक और भी कंट्री इंडिया के बहुत करीब है, दैट इज रसिया। इसीलिए ना हम रसिया के साथ भी 2+2 डायलॉग कर चुके हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये पांचवा कंट्री होगा साउथ कोरिया। सो आप इसको याद रखना है। सो साउथ कोरिया, जापान, इंडिया। अब अभी एक चीज और भी है जो इंपॉर्टेंट है आपको। साउथ को अभी इनके पास क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। किनके पास, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया और यूएसए, ये साइन करने वाले हैं। नेगोशिएशन पे चालू है, उसको आईसीट बोलते हैं, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आईसेट।
और ये आईसेट को लेके अभी हमने साइन किया है यूएसए के साथ। लेकिन अगर इस टाइप का कोई चीज बन जाए जहां पे साउथ कोरिया, जापान, इंडिया और यूएसए एक साथ आ जाए, तो उसको हम बोलेंगे आईसीट, आईसीईटी, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तो जरूरत है ही इंडिया को, तो ये चीजें होंगी। फिर हम साउथ कोरिया के साथ डिफेंस में भी डील करेंगे। तो साउथ कोरिया के साथ हमने K9 वज्र साइन किया था, जो लर्जन एंड टर्बो ने बनाया था, तो उसको याद रखना। फिर K2 ब्लैक पैंथर टैंक है, वो भी कुड भी प्रोड्यूस है, तो वो भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। और इसके अलावा एक चीज जो है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो कोरियन बिल्ट सिविलियन न्यूक्लियर जो रिएक्टर है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, वो क्लीन एनर्जी होता है, और इसमें साउथ कोरिया माहिर है, और ये करके दिखाया है। कब करके दिखाया है? तो तुम देखोगे कि बहुत सस्ता और फास्टर न्यूक्लियर रिएक्टर बनाता है साउथ कोरिया, और उन्होंने अभी बना के दिया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड सेंट्रल यूरोपियन स्टेट को। अगर ये चीज न्यू दिल्ली को मिल जाए, न्यू दिल्ली कुड कंसीडर परचेजिंग कोरियन बिल्ट रिएक्टर्स सो एज टू एक्सपांड देयर शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इन द कंट्री एनर्जी बास्केट। और ये एनर्जी बास्केट, जब मैं बास्केट बोल रहा हूं तो याद रखना कि एनर्जी बास्केट मतलब डाइवर्सिफाई कर रहे हो अपनी एनर्जी को। अगर तुम बोलो ट्रेड बास्केट, तो अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहे हो। एक कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना को, डाइवर्सिफाई करने को एनर्जी बास्केट बोलते हैं, कि अपनी एनर्जी बास्केट को डाइवर्सिफाई करो। बास्केट में अलग अलग लोगों को रखो, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को रखो। तो अगर हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स रसिया के अलग हटके, रसिया से हम लेते हैं, पता है, फ्रांस से लेते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम डील करते हैं, अमेरिका से लेते हैं कुछ, ठीक है, मोस्टली रसिया और फ्रांस से लेते हैं। अगर मान लो वहां पे साउथ कोरिया का भी एंट्री हो जाए, और वो सस्ता हो जाए और जल्दी हो जाए, फास्टर हो जाए, तो हमारे लिए एक अच्छा ये होगा। लेकिन एक चीज दिक्कत कर रही है, और वो क्या दिक्कत है, वो भी समझने की जीत है। जब भी आप ऐसी चीजें पढ़ो, तो ऐसा ये भी सोचो कि ऐसा क्या हुआ कि साउथ कोरिया ने, फ्रांस ने और रसिया ने हाथ मार लिया, लेकिन साउथ कोरिया ने हाथ नहीं डाला न्यूक्लियर रिएक्टर वाले जो चीज है उसके साथ, इंडिया के साथ उसने टाई अप नहीं किया। क्यों? तो एक कानून है इंडिया में, इंडियन लाइबिलिटी लॉ। सो इंडियन लाइबिलिटी लॉ जो है, उसकी वजह से, अश्योरेंस की वजह से, उसकी गवर्नमेंट ने अश्योरेंस नहीं दिया इनको, इसकी वजह से जो सियोल है वो इसमें हाथ डालने से कतराता है, बोलता है कि यार ये लॉ थोड़ा सा मेरे को परेशान करता है। तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि इंडियन लाइबिलिटी लॉ वो होता क्या है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर रिएक्टर में हम डील नहीं कर पा रहे, और लास्ट में इंडो पैसिफिक को बचाना है, इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सियोल इंडिया, सियोल जापान, क्वाड, चिप 4, और उसके बाद आईसेट, बहुत सारी चीजें इसमें थी। तो एक ही साथ अगर आप करोगे तो आपका पूरा जो न्यूज है वो कवर हो जाएगा। अब लास्ट में देखते हैं इंडियन लाइबिलिटी लॉ होता क्या है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर को रोकता है। तो देखते हैं क्या है। सो व्हाट इज द लॉ गवर्निंग न्यूक्लियर लाइबिलिटी इन इंडिया? सो लॉ इन सिविल न्यूक्लियर लाइबिलिटी जो है, इंश्योर करता है कंपनसेशन। मान लो कि तुमने न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया, और तुम्हारे न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से वहां पे भोपाल गैस ट्रेजेडी टाइप की कुछ चीजें हो गई, तो भाई कंपनसेशन कौन पे करेगा? उस विक्टिम को। तो उसके लेके एक लाइबिलिटी को लेके कानून है, न्यूक्लियर लाइबिलिटी को लेके कानून है इंडिया में। अब वो देखेंगे, इसीलिए थोड़े से लोग कतराते हैं। सो compensation is available to the victim for nuclear damage caused by nuclear incident or disasters, और set out who will be the liable for those damage। उसके लिए लाइबल कौन होगा, उस डैमेज के लिए लाइबिलिटी कौन, किसके ऊपर शिफ्ट की जाएगी, गवर्नमेंट लेगी क्या? तुम एग्रीमेंट साइन करते समय तो तुम तो चले गए थे कि हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, लेकिन गलती हुई तो तुम तो दूसरे कंपनी को खा जाओगे, बोलोगे नहीं भाई तू ही पे करेगा। सो द इंटरनेशनल न्यूक्लियर लाइबिलिटी रिजीम कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल ट्रीटीज एंड वाज स्ट्रेंथन आफ्टर 1986 का जो चर्नोबिल न्यूक्लियर इंसिडेंट हुआ था ना, ये डिजास्टर वाले में तुम लोग लिखते हो, 1986 का चर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था, इंसिडेंट हुआ था। सो उसके बाद जब ऐसी चीजें हुई 1986 में जब हुई, उसके बाद क्या हो गया, दी अम्ब्रेला कन्वेंशन आया एक, उसको बोलते हैं सीएससी, कन्वेंशन ऑन सप्लीमेंट्री कंपनसेशन। तो एक टाइप का सीएससी लॉन्च हुआ, कब? 1997 में, और उसका एम था कि मिनिमम नेशनल कंपनसेशन अमाउंट होना चाहिए, दे अमाउंट कैन फर्दर बी इंक्रीज थ्रू पब्लिक फंड, और उसके बाद कुछ पब्लिक फंड कुछ बाहर लोगों से इनसफिशिएंट रहेगा तो उनसे लिया जाएगा, और डैमेज को कंपनसेशन दिया जाएगा। तो तुमने ये समझ गया ना कि न्यूक्लियर लाइबिलिटी को लेके एक कानून है। कब हुआ? 1986 में, चेर्नोबिल न्यूक्लियर एक्सीडेंट के बाद
1997 में अडॉप्ट किया गया, एक अम्ब्रेला कन्वेंशन है कंपनसेशन को लेके। अब ये तो इंटरनेशनल लेवल पे हुआ, लेकिन इंडिया उसको साइन नहीं किया। 1997 की बात है। दो इवन दो इंडिया वाज नॉट ए सिग्नेटरी टू CSC, पार्लियामेंट रेटिफाइड द कन्वेंशन ओनली इन 2016, 2016 में साइन किए इस कन्वेंशन को। टू कीप इन लाइन विद इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंडिया इनेक्टेड द सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, और इसी को लेके उन्होंने 2010 में CLNDA को एक्ट को पास किया। टू पुट इन ए प्लेस ऑफ स्पीडी कंपनसेशन मैकेनिज्म फॉर विक्टिम ऑफ न्यूक्लियर एक्सीडेंट। अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट से किसी को कुछ भी खतरा होता है, कुछ भी उसको डैमेज होता है, तो इस एक्ट के थ्रू उसको कंपनसेशन मिलेगा। सो ड्यू टू दिस लायबिलिटी, सियोल इज नॉट इंटरेस्टेड इन न्यूक्लियर फील्ड। जो इस रीजन की वजह से जो है न्यूक्लियर लायबिलिटी के कानून जो है उसको लेके वो जो है थोड़ा सा पीछे हट रहा था। अगर इसको गवर्नमेंट अश्योरेंस करेगी कि इसको लेके कुछ सोचेगी, एक फंडा, एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेगी, तो डेफिनेटली जो है न्यूक्लियर रिएक्टर फील्ड में इंडिया और सियोल का भी एक अच्छा तुमको ट्रेड देखने को, एक अच्छा बायलैटरल ट्रेड देखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट, सब्सिडी के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, सो नॉट इंटरेस्टेड। यस, ये तो खैर इकोनॉमी वाले बताते तुम्हें, लेकिन मैं बता दे रहा हूं। RBI लेंडिंग गाइडलाइंस, तो मैं ये तुमको बताता हूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट है मुझे, कई बार बोल रहा हूं इकोनॉमी को लेके, तो बताता हूं मैं। सो है क्या? सो इसमें यह है कि RBI कुछ गाइडलाइंस निकालती है। ये बैंक है समझो, ठीक है, इजी, सबको पता है। और ये बैंक तुमको लोन दे रही है, और तुम कह रहे हो कि हमें होम लोन चाहिए, चलो होम लोन दो। तो बैंक बोलेगा चलो एक्सिस बैंक ले लो, HDFC ले लो, होम लोन देगा तुम्हें। फिर होम लोन से तुम जितने लोगे उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा तुम्हें। तो दो टाइप के इंटरेस्ट है, RBI उसकी बात कर रहा है। एक है फ्लोटिंग इंटरेस्ट और दूसरा है फिक्स्ड इंटरेस्ट। फ्लोटिंग इंटरेस्ट क्या होता है कि धीरे मार्केट पे डिपेंडेंट करता है, कि मार्केट के जो बेंचमार्क होंगे उसके बेस पे चेंज होता रहेगा, बेस रेट के बेस पे चेंज होता है। कि मान लो कि कुछ एक आंकड़े के लिए पकड़ लेता हूं कि 9% उसका कुछ है, प्लस बैंक का अपना खर्चा है 1%, प्लस सब कुछ करके 10.5% पे तुमको मिल जाएगा कौन सा? फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। तो तुमको इस पे ये वाले जो इंटरेस्ट रेट है उस पे तुमको EMI का लोन देना पड़ेगा, मतलब EMI जो भरोगे उस पे इतना इंटरेस्ट रहेगा, तुम्हारे होम लोन पे इतना इंटरेस्ट चलेगा। और फिर EMI जब पे करते हो तो EMI में तुम क्या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करते हो। जिसकी भी इकोनॉमी वीक है वो उसको समझ ले, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करते हो EMI पे जो भी सामान लेते हो। प्रिंसिपल कम जाता है, हमेशा याद रखना, इंटरेस्ट ज्यादा जाता है, इसीलिए तुम 20-20 महीने तक भरते रहते हो और फिर तुमको पता नहीं चलता है कि अभी बोलते हैं अरे अभी तो बहुत बचा है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल कम जा रहा है, इंटरेस्ट तुम्हारा ज्यादा जा रहा है। सो एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट है जो बेंच रेट जो RBI जो सेट करती है, उसमें बैंक का प्रॉफिट प्लस बैंक का ऑपरेशनल कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जितनी सारी कॉस्टेज है वो जोड़ने के बाद जो कॉस्ट निकलती है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। और अगर मार्केट में बेस रेट चेंज हो गया तो ये तुम्हारी फ्लोटिंग रेट तुम्हारी चेंज हो जाएगी इंटरेस्ट रेट। फिक्स इंटरेस्ट रेट ये होता है कि ये फिक्स होता है पर्टिकुलर टेन्योर के लिए, तुम्हारे टेन्योर के लिए जो भी टेन्योर होगा उसके लिए फिक्स्ड होगा। तो तुमको बार बार तुमको घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर मार्केट चेंज होगा तो हमको महंगा पड़ेगा और लंबे समय तक हमको EMI जो है चुकाना पड़ेगा। तो इसके बेस पे RBI जो है वो थोड़ा सा कुछ गाइडलाइंस निकाली है। तो फिक्स रेट इंटरेस्ट रेट तुमको समझा दिया, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट समझा दिया, तो उसको लेकर गाइडलाइंस बनी है। तो आप तुम इस चीज को याद रखना कि और बहुत सारी चीजें इसमें जो समझाने के लिए है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। सो रेगुलेटर, एपेक्स बैंक जो होता है रेगुलेटर होता है, तो उसको ध्यान रखना।
द रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड रेस्ट विद द लेंडर टू कम्युनिकेट क्लियरली। और इसमें कुछ गाइडलाइंस निकाले हैं कि लोन सैंक्शन करते समय ही तुम बताओगे उसको कि अगर कोई इंसान अगर फ्लोटिंग से अगर वो फिक्स पे जाना चाहता है इंटरेस्ट रेट पे, तो उसको कितना पैसा लगेगा, ऑपरेशनल कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कितना लगेगा, सब तुम उसी समय बताओ लोन सैंक्शन के समय में। ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी चार्ज कर रहे हो। तो एक टाइप का बैंक जो है उसके ऊपर एक टाइप का जो उनकी मनमानी चल रही थी उसको रोकने के लिए आरबीआई इस टाइप की चीजें लेके 18 तारीख को 18 अगस्त को ऐसा कुछ लाया था। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वर्सेस फिक्स इंटरेस्ट रेट। हीट को लेके मैंने बार बार बोला है कि हीट को याद रखना कि हीट इस बार बहुत ज्यादा था। तो हीट इंडेक्स क्या है वो देख लेते हैं। हीट इंडेक्स एक टाइप का नोन एज अपरेंट टेम्परेचर, जब तुमको फील होने लगे एक ह्यूमन, हाउ द टेम्परेचर फील्स टू ह्यूमन, टेम्परेचर को किस तरीके से तुम फील कर रहे हो, वो हीट इंडेक्स है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंड हीट इंडेक्स। तो जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछे तो याद रखना कि ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो हीट तुमको तब फील होती है कि ह्यूमिडिटी वहां पे कितना है, उसके बेस पर तुमको डिसाइड होता है, और वो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सो ये है। फिर ये इनके बारे में लिखा है कि डॉक्टर रॉबर्ट स्टेडमैन जो थे वो हीट इंडेक्स को पब्लिश किया था सो एंड सो ईयर में, 1979 की बात है वो। फिर ये बोल रहे थे कि ये कुछ हाइट और सेक्स के बारे में कि दोनों के साथ इतना ह्यूमन के साथ तो इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए। ड्यू पॉइंट मेरे को नहीं लगता है कि ड्यू पॉइंट भी तुमको इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ड्यू पॉइंट विच इज द टेम्परेचर एट विच गैस इज ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड, गैस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है लिक्विड में, इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द कैलकुलेशन ऑफ हीट इंडेक्स। तो हीट इंडेक्स में दो तीन चीजें याद रखना, अगर पीटी के लिए बना तो कुछ इस टाइप का बनेगा मेरे हिसाब से। हीट इंडेक्स पहला ह्यूमिडिटी, वो भी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, और दूसरा ड्यू पॉइंट, ये यहां से हमें सीखने को मिला। इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इट इज द टेम्परेचर एट विच एयर कैन नॉट होल्ड, ये बोल रहे हैं, इसको समझा रहे हैं कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे एयर कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर वेपर्स एंड ड्रॉपलेट ऑफ वाटर बिगेन टू फॉर्म, वहां पे वाटर जो है वो फॉर्म करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीजें तुम एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के बारे में समझा। फिर ये कैसे ये बता रहे हैं कि हॉट एयर जो होता है वो मॉइस्चर अगर उतना रहे तो क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो वो देख लेने, एक मिनट में समझा देता हूं। हॉट एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन कोल्ड एयर्स, तो हॉट एयर जो है होता है वो मोर मॉइस्चर को कवर करता है देन कोल्ड एयर्स, ये याद रखना पॉइंट। देयरफॉर व्हेन टेम्परेचर राइज, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर बढ़ता है, वो भी बढ़ता है, दस इनेक्टिंग द अपरेंट टेम्परेचर और हीट इंडेक्स, तो ये इसको इफेक्ट करता है। ह्यूमिडिटी इज टिपिकली हाइयर ड्यूरिंग हीट वेव्स, जब तू देखा हीट वेव होगा ना तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, और जब ऐसा हो विच इज वाई द हीट इंडेक्स इज टाइम यूजुअली हायर देन द जस्ट टेम्परेचर, तो इसलिए नॉर्मल टेम्परेचर से उस समय में जब हाई टेम्परेचर होता है तो तुमको ज्यादा लगता है। और फिर हाई ह्यूमिडिटी रहेगी ना तो हीट स्ट्रेस होगा, फिर बॉडी में तेरे को अलग अलग फीलिंग टाइप की आएगी, स्वेटिंग को लेके भी उन्होंने बोला है कुछ। तो ये है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ये सब लिख रखे हैं। तो एक टाइप का हीट इंडेक्स के बारे में राइटर ने डिस्कस किया है। ह्यूमिडिटी ऑन द अदर हैंड ये बता रहे कि अगर ह्यूमिडिटी लो हो तो इवेपोरेशन ऑफ स्वेट इज इजियर, तो मतलब स्वेटिंग जो है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाती है। सो आपको ये सब चीजें हीट वेव को लेके है, और ये ईरान को लेके न्यूज में है कि ईरान में अभी बहुत ज्यादा 70 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। तो ये है। अब ये रसिया के जो वो है वो वहां मिलने गए, अब वो कुछ दिन के बाद ये आएंगे यहाँ पे, किम जोंग जो है वो रसिया आने वाले हैं, तो आने दो फिर देखते हैं। फिर ये है कि रिपब्लिक डे में आप आइएगा अगले साल वाला, तो फिर डिसाइड हो जान दो फिर बताते हैं। फिर ये ऑनलाइन रमी पे जो है वो एक टाइप का स्किल है, ये गैम्बलिंग नहीं है, तो जीएसटी में थोड़ा छूट मिले तो उसके ऊपर कोर्ट में केस है, जजमेंट आने दो फिर। जापान जो है वो इंडिया जो साउथ ग्लोबल साउथ है उसमें इंडिया के साथ है रेदर देन चाइना के साथ, तो वो है। फिर इसमें ये क्या है कि क्लाइमेट चेंज को लेके है, G20 में सबमिट हुआ था तो उसमें कितना है, तो आ जान दो G20 का रिजल्ट। फिर जेट इंजन के बारे में मोदी जी और ड्रोन डील के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वो एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा। डार्क पैटर्न जो है ये चीज एक न्यूज में है कि उन्हें
जैसे मान लो कि प्राइम है, अमेजन प्राइम है, उसका सब्सक्रिप्शन लिया होगा कभी, लेकिन जब उसको अनसब्सक्राइब करने के लिए जाओगे तो तुमको मिलेगा नहीं। एक पेज के बाद दूसरा पेज, दूसरा पेज के बाद तीसरा पेज, ऐसा मिलता है। या फिर तुमने कुछ, कोई बास्केट है जिसमें तुमने कुछ सामान लिया, आलू टमाटर प्याज कुछ रखा, लेकिन वो एक एक चीज ऑटोमेटिक उसमें और ऐड हो जा रही है और वो आज तुम्हारी बिलिंग में हो जा रही है, तो उसको डार्क पैटर्न कहते हैं उसको, कि जिसको मिसलीड किया जाता है कंज्यूमर्स को। तो उसको लेके सरकार थोड़ा सा चिंतित है और उसको लेके कोई इस टाइप का एक ड्राफ्ट कर रही है और सबका ओपिनियन मांग रही है। तो बन जाने दो ये एक्ट, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे। बड़ा फ्रॉड है ये एक्चुअली, इस पे तो काम होना चाहिए एक्चुअली। तो ये है, बंगाल गवर्नर हमेशा से ममता दीदी के साथ, इनके 36 का आंकड़ा दोनों के साथ चल रहा है। वो कह रही है हम तुम्हारे गेट के सामने ऑपोजिशन करेंगे, और ये बोलते हैं गेट के सामने के अंदर आ जाओ, गेट खोल देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, इनवाइट कर रहे हैं। सो ये है। एशियन, वही इंडोनेशिया की झगड़े को मत बढ़ाओ, ठीक है। और इंडोनेशिया ने बोला है दोनों को, यूएसए को और चाइना को, कि एशियन मंच जो है उसको एशियन रहने दो, बड़ा मत बनाओ। फिर फिलीपींस ने अपोज किया साउथ चाइना सी को, पूरा कहानी सुना दिया मैंने तुम्हें। यूके ईयू को ज्वाइन किया रिसर्च प्रोग्राम को, उसका रिसर्च प्रोग्राम का नाम तो कुछ अच्छा था, हॉरिजन यूरोप करके, वो याद रखना। फिर उसके बाद क्या है, म्यांमार में वही है, म्यांमार का न्यूज लगातार है। फ्रेंच अबाया को बैन किया था, तो फ्रेंच के कोर्ट ने अबाया बैन को सही ठहराया है, कि क्लास में, अब स्कूल में तुम अबाया पहन के नहीं आ सकते। अबाया एक टाइप का ड्रेस है जो वुमेन पहनती हैं, मुस्लिम वुमेन्स। तो उसको लेके तो फ्रेंच के कोर्ट ने भी इसका साथ दिया है कि स्कूल में आप ऐसा कोई भी रिलीजियस चीज मत पहनिए। टोमेटो, ऑनियन और इसका प्राइस जो है, उसकी वजह से तीनों चीजें महंगी हो गई, उसकी वजह से तुम्हारी जो थाली है, थाली का कॉस्ट बढ़ गया। एसबीआई एक ऐसा कार्ड लेके आएगी जिससे तुम, जो इसको नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड बोलते हैं, जिससे तुम ई कॉमर्स की पेमेंट भी कर सकते हो और फिर जो अदर्स पेमेंट है वो भी कर सकते हो। तो रुपे प्लस और लोगों ने मिलकर लाया है, तो ये याद रखना। सिंगल कार्ड होगा जिसमें तुम मेट्रो, बस, फेरी, पार्किंग, इस सब को तुम पेमेंट कर सको, और साथ में ई कॉमर्स से भी तुम कुछ खरीद लो। तो और ये एक प्रमोट करता है वन नेशन वन कार्ड को। सो ये याद रखना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कभी बड़ा सा न्यूज होगा तो बताऊंगा, 9 मिलियन जॉब 2024 तक देगी ऐसा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे पेपर। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि समझ में आए हमें कि हम सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच।